दोस्तों पेरिस ओलंपिक्स ने दुनिया भर में धूम मचा के रखी है। All eyes are on Paris. We're talking about the Paris Olympics now. We want to welcome you to the 2024 Summer Olympic Games. Biggest sporting extravaganza, the Olympics. What an incredible event it's been here. The world's biggest sporting event, the pinnacle of sport for thousands of athletes who are hoping to make history for themselves and their countries. एक तरफ इंडिया मेडल पर मेडल जीते जा रहा है और दूसरी तरफ जियो सिनेमा 15 करोड़ की व्यूअरशिप को टारगेट कर रहा है। Indian shooters continue to shine at the Paris Olympics. In blue from India. Nabhakar scripted history by becoming the only Indian to win 2 medals in a single Olympics campaign. India's golden boy has won a silver at the Paris Games. We bagged another medal. India is now looking to set a historic benchmark at this edition. और इसी बीच रिलायंस फाउंडेशन ने पेरिस ओलंपिक्स के दौरान इंडिया हाउस की स्थापना की और नीता अंबानी ने ये बताया कि भारत भी 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करने की इच्छा रखता है। ये सब सुनने में कितना बढ़िया लगता है, राइट? इंडिया में 2036 में ओलंपिक्स होगा, दुनिया भर से लोग विकसित भारत को देखने को आएंगे, इंडिया की टूरिज्म आसमान छूलेगी और ग्लोबल टूरिज्म की वजह से भारत को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा होगा, राइट? वेल दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं क्योंकि ओलंपिक से होस्ट कंट्री को प्रॉफिट तो दूर लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। यकीन नहीं होता ना? ये देखो, बीजिंग के 2008 के ओलंपिक्स में $42 बिलियन का खर्चा हुआ, लेकिन इस इवेंट से सिर्फ $3.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ। वैंकूवर के 2010 के गेम्स में $7.6 बिलियन का खर्चा हुआ, लेकिन सिर्फ $2.8 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ। और लंदन के 2012 के गेम्स में $18 बिलियन का खर्च हुआ, लेकिन सिर्फ $5.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ। इससे हमें बस यही समझ आता है कि ओलंपिक से होस्ट कंट्री को बहुत भारी नुकसान होता है। तो सवाल ये है, ओलंपिक्स जैसी इतनी बड़ी इवेंट की वजह से होस्ट कंट्री को लॉस क्यों होता है? इतना लॉस होने के बावजूद भी इतने सारे देश ओलंपिक्स को क्यों होस्ट करते हैं और क्या भारत को ओलंपिक्स होस्ट करना चाहिए? दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन देना चाहते हैं। तो अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जो बिजनेस सीखना चाहता है तो प्लीज़ उनके साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। आपके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो फ्री है, लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। चलो पहले तो ये समझते हैं कि चाइना और रशिया जैसे देश ओलंपिक्स क्यों होस्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1984 में, जब लॉस एंजलिस ने इतने बढ़िया तरीके से ओलंपिक्स को होस्ट किया कि इवेंट खत्म होते होते लॉस एंजलिस को $230 मिलियन यानी कि 1800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। और जैसी ये खबर बाहर आई तो सारे देशों को ये लगा कि हम भी ओलंपिक्स होस्ट करेंगे और हम भी बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और अगर पैसे नहीं कमाएंगे तब भी लीडर्स का मानना ये था कि ओलंपिक्स के बहाने देश के लोगों को जॉब्स मिलेंगे और उससे देश की इकोनॉमी को फायदा होगा। जैसे ब्राजील में जब 2016 में ओलंपिक्स होस्ट हुए थे तो 2200 माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस को 390 मिलियन रियाल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और साथ ही साथ 18,000 लोगों को जॉब्स भी मिले। उसी तरह जब बार्सिलोना ने 1992 में ओलंपिक्स होस्ट किया तब बार्सिलोना में बेरोजगारी 18.4% से गिरकर 9.6% तक पहुंच गई। और पेरिस ओलंपिक्स में भी ये कहा जाता है कि 1,80,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। ये हो गया पहला कारण, विच इज जॉब क्रिएशन। और ओलंपिक्स को होस्ट करने का दूसरा कारण है ब्रांडिंग और प्रोपेगेंडा। जी हाँ, ब्रांडिंग और प्रोपेगेंडा। और यहीं पर दोस्तों हिटलर ने दुनिया को सिखाया एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। The city of Berlin was awarded the auspicious task of hosting the 1936 Summer Olympic Games. It would be the first time a host nation would project its political ideology and power onto the world. The German athletes were soldiers on the propaganda battlefield. Berlin is cleaned up. Anti-Jewish signs were removed. Everything was done to create the impression that this was a hospitable climate. No one could have predicted was that these games would be used as a tool for some of the slickest propaganda by one of the most tyrannical regimes the world has ever seen. तो सवाल ये है कि हिटलर ने ओलंपिक्स को मार्केटिंग के लिए कैसे यूज किया? दोस्तों, ये कहानी है 1923 की, जब जर्मनी की हालत इतनी खराब हो गई कि आज जैसे $1 के लिए 80 रुपए देने पड़ते हैं, उसी तरह 1922 में
$1 की कीमत 160 जर्मन मार्क्स थी, लेकिन एक साल के अंदर अंदर 1923 आते आते जर्मन करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि $1 खरीदने के लिए आपको 4 लाख करोड़ जर्मन मार्क्स लगते थे। और इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो गई कि ना लोगों के पास खाने के पैसे थे, ना उनके पास जॉब्स थे। इसे कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। और इसी कहानी को जब लोगों ने अखबारों में पढ़ा तो पूरी दुनिया को ये लगने लगा कि जर्मनी एक गरीब देश है। लेकिन अगले 10 सालों में जर्मनी ने इतनी तरक्की करी कि हाइपर इन्फ्लेशन से निकलकर जर्मनी एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी थी। तो जर्मनी के लीडर्स दुनिया को ये बताना चाहते थे कि अब जर्मनी गरीब देश नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन चुका है। तो इसीलिए जर्मनी ने 1936 की ओलंपिक्स के लिए बिड किया। लेकिन ओलंपिक्स के बस 3 साल पहले हिटलर ने ये घोषित कर दिया कि वो जर्मनी के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं और नाजी पार्टी ने जर्मनी को पूरे तरीके से कब्जा कर लिया। और उड़ते उड़ते ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि हिटलर जूइश लोगों पर अत्याचार कर रहा है। On the 30th of January 1933, Hitler became German Chancellor. The German people see him as a savior. Hitler propagated his racial ideology early on. He insisted that one group was to blame for the nation's post-war misfortunes, the Jews, directing it against anyone he saw as alien to the German nation. तो इसी वजह से हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ने उनसे ये कहा कि वो ओलंपिक्स के माध्यम से पूरी दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में किस तरीके से एक विकसित देश बन गया है, जर्मनी बाकी यूरोपियन देशों से कितना आगे बढ़ चुका है। और वो ये दिखाना चाहते थे कि जर्मनी एक सभ्य और शांतिपूर्वक देश बन चुका है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि 1936 पहली ऐसी ओलंपिक्स थी जो कि टीवी पर ब्रॉडकास्ट होने जा रही थी। तो हिटलर के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका था कि वो दुनिया को अपनी तरक्की दिखा सके। और उसके साथ साथ जैसे ही ओलंपिक्स के लिए लोग जर्मनी आने लगे तो सारे जूस बैन बोर्ड्स हटा दिए गए, सारे रेसिस्ट पोस्टर्स हटा दिए गए और लोगों से ये कहा गया कि वो अपने गेस्ट से बहुत प्यार से पेश आए। यहाँ तक कि उनसे ये भी कहा गया कि जो अफ्रीकन प्लेयर्स थे ना, उनसे थोड़ा ज़्यादा प्यार से और थोड़ा ज़्यादा इज्जत से पेश आए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पूरी दुनिया में अफ्रीकन एथलीट्स पर रेसिज्म हो रहा था। तो अपने व्यवहार के माध्यम से हिटलर पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि जर्मनी बाकी यूरोपियन देशों की तरह एक रेसिस्ट कंट्री नहीं है। और दोस्तों, जर्मनी के लोगों ने सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि पूरी दुनिया में जर्मनी की प्रगति और शांति की चर्चा होने लगी और कई सारे पत्रकारों ने जर्मनी की बहुत तारीफ करी। इससे क्या हो गया? इससे पूरी दुनिया को ये भरोसा हो गया कि जर्मनी में सब बढ़िया है। इसी तरह हिटलर ने ओलंपिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोपेगेंडा को जारी रखा। इसी को हम कहते हैं स्पोर्ट्स वॉशिंग। ये है दोस्तों ओलंपिक्स को होस्ट करने का दूसरा कारण। और इसका तीसरा कारण है टूरिज्म। जैसे 1990 में जब बार्सिलोना ने ओलंपिक्स को होस्ट किया था तब बार्सिलोना यूरोप की 13th मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन हुआ करती थी। लेकिन समर ओलंपिक्स की वजह से उनकी टूरिज्म को इतना बूस्ट मिला कि 2010 आते आते बार्सिलोना टॉप 5 डेस्टिनेशंस में पहुंच गई। तो आज जब दुनिया भर से लोग बार्सिलोना आते हैं तो सारे बिजनेसेस को फायदा होता है और बार्सिलोना की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि जब ओलंपिक्स के इतने सारे फायदे हैं तो इंडिया ने ओलंपिक्स को होस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? वेल दोस्तों, यहीं पर आती है बात हाइप की। ओलंपिक्स 20 साल पहले बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हुआ करता था, लेकिन आज ओलंपिक्स से होस्ट कंट्री को बहुत भारी नुकसान होता है। और जैसा कि हमने इंट्रो देखा, चाहे वो देश चाइना हो, रशिया हो या ब्राजील हो, हर देश को ओलंपिक्स की वजह से भारी नुकसान हुआ है। तो सवाल ये है कि ओलंपिक्स जैसे इतनी बड़ी इवेंट की वजह से होस्ट कंट्री को नुकसान कैसे हो सकता है? दोस्तों, इसका पहला कारण है सिक्योरिटी कॉस्ट। और जिस तरह एक देश ओलंपिक्स को दुनिया को अपनी इमेज और पावर दिखाने का जरिया समझता है, उसी तरह से टेररिस्ट भी बड़े बड़े इवेंट्स को पब्लिसिटी का मौका समझते हैं। और यहीं पर दोस्तों 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स अटैक्स हुए। They were supposed to be the happy games. But the attack on the Israeli team turned the Olympic Games into a tragic chapter of German history. 8 men in tracksuits hopped the fence at Munich's Olympic Village. In the end, 11 members of the Israeli team were killed, along with 1 German police officer and 5 of the Palestinian gunmen. और उसके बाद जब 9/11 अटैक्स हुए तो ओलंपिक कमेटी ने सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ा दी कि 2000 के सिडनी गेम्स में जहां $250 मिलियन का खर्चा हुआ,
बस 4 साल बाद एथेंस में सिक्योरिटी का खर्चा इतना बढ़ गया कि बढ़ते बढ़ते $1.5 बिलियन तक पहुंच गया। यानी सिक्योरिटी कॉस्ट टेररिज्म की डर की वजह से 6 गुना बढ़ गया। यह है दोस्तों ओलंपिक्स के लॉसेस का पहला कारण। और इसका दूसरा कारण यह है कि बिड करने से लेकर होस्ट करने तक जो टाइम होता है उसके बीच 6 से 8 साल का गैप होता है। मतलब अगर आपको 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करना हो तो आपको 2028 में ये बोलना होगा कि आप 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करना चाहते हैं। और ये जो 6 से 8 साल का गैप होता है ना, इस गैप के बीच में होस्ट कंट्री की हालत पूरी तरह से बदल सकती है, जिसकी वजह से ओलंपिक्स को होस्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और अगर आप भारत को ही देख लो तो हर दशक में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती है, जिससे अगर हम 2008 या 2018 या 2021 इनमें से किसी भी साल अगर हम ओलंपिक्स होस्ट करते तो क्या होता? 2008 में हम गुजर रहे होते पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रिसेशन से। 2018 में फिर से रिसेशन के साथ साथ हम डीमोनेटाइजेशन से भी रिकवर कर रहे थे। और 2021 में होस्टिंग तो दूर की बात, इंडिया में खाने की भी कमी पड़ रही थी। और इस दौरान जब देश में खाने तक की कमी हो, तब अगर सरकार आपके सामने 10,000 करोड़ ओलंपिक्स पर खर्च करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, राइट? तो कहने का मतलब यह है कि जियोपॉलिटिक्स इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि किसी भी इंपॉर्टेंट देश में अगर वॉर हो जाए तो पूरे ओलंपिक्स का कॉस्ट हजारों करोड़ों रुपए से बढ़ जाता है। और इन सारे रीजंस की वजह से अगर आप इस ग्राफ में देखो तो आपको ये समझ आएगा कि ओलंपिक्स का कॉस्ट रशिया में 289% से ओवर बजट चला गया था, ब्राजील में 352% से ओवर बजट चला गया था, टोक्यो में 128% और बीजिंग में 149% से ओवर बजट चला गया था। और यहीं पर कई सारे लीडर्स का ये मानना है कि ओलंपिक्स से जॉब क्रिएट होते हैं और इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चार्ट को देखो तो आपको ये समझ आएगा कि लॉस एंजलिस में 5,000 जॉब्स क्रिएट हुए थे, एटलांटा में 3,000 to 42,000 जॉब्स क्रिएट हुए थे और 1972 में लोगों की इनकम बढ़ गई। लेकिन 1996 आते आते होटल के प्राइसेस तो बढ़ गए लेकिन टैक्सेबल सेल्स पर कोई असर नहीं पड़ा। 2002 में रेस्टोरेंट के सेल्स $70 मिलियन से बढ़ गए लेकिन मर्चेंडाइज सेल्स $167 मिलियन से गिर गए। 2000 के समर गेम्स में हाउस होल्ड कंजम्पशन तो $2 बिलियन से कम हो गया था। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे ओलंपिक से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होते जा रहा है। और इतना सब सुनने के बाद भी पॉलिटिशियंस ये बोलेंगे कि भाई स्पोर्ट्स के लिए जो स्टेडियम्स बनेंगे ना वो ओलंपिक्स के बाद भी आम जनता यूज करेगी और इंडिया में स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटीज मिलेगी। ये बात कुछ हद तक सच है, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि इन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को मेंटेन करना बहुत बहुत मुश्किल है और बाकी सारे देशों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की ये हालत है। The stadiums cost about $1.3 billion to build and used to take $67 million a year to maintain. The new stadiums in Rio suffered the same fate after the 2016 Summer Olympics. 12 of the original 27 venues have not been used once since the Games and are crumbling from structural problems, suffering from frequent vandalism, and now home to infestations of rodents and insects. तो इससे हमें क्या समझ आता है कि ओलंपिक्स के लिए स्टेडियम्स बंद तो जाएंगे लेकिन उसके बाद उनका मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ेगा और जब पैसे नहीं होंगे तो ये स्टेडियम्स बर्बाद हो जाएंगे। आखिरी बात, लोग ये कहते हैं कि ओलंपिक से इंडिया में टूरिज्म बढ़ जाएगा। दोस्तों ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन टूरिज्म बढ़ाने के लिए बाकी और भी तरीके हैं जिसमें आपको करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं होगा, लेकिन ओलंपिक से आपको करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। और टूरिज्म बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता और बढ़िया तरीका है सॉफ्ट पावर बढ़ाना। जैसे साउथ कोरिया ने अपने पैसे लगाए के-पॉप मूवीज और टीवी सीरीज में, जिसमें ऑटोमेटिकली साउथ कोरिया का प्रमोशन हो गया, जिसकी वजह से साउथ कोरिया में टूरिज्म बढ़ गया। एंड बाय द वे यशराज जी ने स्विट्जरलैंड के लिए अपने मूवीज के थ्रू सॉफ्ट पावर बिल्ड किया, जिसकी वजह से आज भी स्विट्जरलैंड को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होता है क्योंकि भारत से कई सारे लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं और इसी वजह से स्विट्जरलैंड ने यशराज जी को बहुत ज्यादा सम्मान भी दिया है। और इस स्ट्रैटेजी में ना तो ज्यादा पैसे लगते हैं ना तो हजारों करोड़ का नुकसान होता है। और इसी सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए दोस्तों हमने हमारे इंग्लिश चैनल पर एक डिटेल वीडियो बनाया है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप प्लीज इस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो अंत में कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहां ओलंपिक से बस एक छोटा सा बूस्ट मिलता है, सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी से भारत को अगले 10 साल तक फायदा होते रहेगा। इसीलिए ओलंपिक से ज्यादा भारत ने सॉफ्ट पावर पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये थी दोस्तों ओलंपिक्स की कहानी। इसी वजह से दोस्तों हमारा और कई सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ओलंपिक्स होस्टिंग देश के लिए एक वेस्ट ऑफ मनी वेंचर है। तो अब सवाल ये है कि इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं।
दोस्तों पहला लेसन ये है कि चाहे कोई भी इवेंट कितना भी बड़ा हो, इस डेवलपिंग स्टेज में हमें बहुत ही सावधानी से ये चुनना होगा कि हम किन इवेंट्स को होस्ट कर सकते हैं और कौन से इवेंट से भारत को कितना फायदा होगा। लेसन नंबर 2, ओलंपिक्स के लिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं वो ओलंपिक्स के बाद बर्बाद हो जाते हैं। तो जब तक हमारे पास सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन जाता, तब तक भारत ने ओलंपिक्स होस्ट नहीं करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को ना एक या दो बड़े इवेंट्स बूस्ट नहीं कर सकते, और दोनों ही चीजों के लिए अच्छे गवर्नेंस पॉलिसीज की जरूरत है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स खुद ही आ जाएगा, आपको ओलंपिक्स होस्ट करने की जरूरत नहीं है। और सॉफ्ट पावर बिल्डिंग से पूरे 10 साल तक आपके टूरिस्ट आते रहेंगे। तो ओलंपिक्स बस एक बूस्ट है जिसका प्रभाव 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ओलंपिक्स पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना उचित नहीं है। ये थी दोस्तों ओलंपिक्स की कहानी, एंड आई जस्ट होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस केस स्टडी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और इकोनॉमिक्स सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।